बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद द लेक इकोसिस्टम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो डिटेल्स इसकी बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेक इकोसिस्टम, ये टाइटल तो इस वजह से मैंने बताया आपको कि ये आपके बुक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री अगर हम जान लें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास एक लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम है जो खुश्की वाला है, दूसरा हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है जो कि पानी के ऊपर है। अब जो पानी की डिवीजन है वो हमने प्रीवियस सेशंस में ये देखा है कि इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऑलराइट। और फिर सॉल्ट्स के एतबार से हमने कहा कि मेरीन वाटर हो सकता है जो समंदर का पानी है, या फिर फ्रेश वाटर हो सकता है जिसको हम ताज़ा पानी कहते हैं। लेकिन ताज़े पानी को फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि इसमें जो फ्रेश वाटर है विद द लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, इसको भी स्टैटिक और रनिंग वाटर की बुनियाद पे हम दो मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पहली चीज लिखी हुई है यहाँ पे लेंटिक इकोसिस्टम, ऑलराइट, एंड द सेकंड वन इज लोटिक इकोसिस्टम। लेंटिक वो है जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ लोटिक इकोसिस्टम आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पानी जो फ्लो में है, जब हम उसके एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं तो हम लोटिक इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं, और जब हम किसी भी जगह पे रुके हुए पानी का मुताला कर रहे होते हैं, उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं दिस इज द लेंटिक इकोसिस्टम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर लेंटिक इकोसिस्टम में फर्दर एक चीज जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, दैट इज अबाउट द स्टडी ऑफ लेक्स। इट इज नोन एज लिम्नोलॉजी, ऑलराइट। अगर हम किसी भी जगह पे मौजूद रुके हुए पानी के बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स में से सारे के सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो उस मुकम्मल स्टडी या मुताले को हम कहते हैं दिस इज लिम्नोलॉजी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इस लिम्नोलॉजी के अंदर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जो हमारा फोकस है मेन इस टॉपिक का, उसको जब हम देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी लेक के अंदर मोस्टली कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या फैक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको समराइज किया है इन द फॉर्म ऑफ साइज, डेप्थ, के वो उसका वॉल्यूम कितना है, कितनी फैली हुई है कोई भी लेक, और कितनी गहराई तक जा सकती है, तो ये भी वेरी करेगी फ्रॉम एरिया टू एरिया। फिर इसी तरह न्यूट्रिएंट कंटेंट के कितने न्यूट्रिएंट्स बीच में मौजूद हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम को उसके अंदर मौजूद जानदारों की बुनियाद पे या डाइवर्सिटी की बुनियाद पे तकसीम कर देते हैं। किसी जगह पे प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, कहीं कंज्यूमर ज्यादा होंगे, और किसी जगह पे ये ना होने के बराबर होंगे, वहां पे डीकंपोजर्स की आबादी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ जोन्स क्या हैं, जानदारों की मौजूदगी की बुनियाद पे किसी भी पानी के रिजर्वायर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेना। एंड देन इज टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। अब टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर की एतबार से किसी भी लेक को या किसी भी वाटर रिजर्वायर को हम लेयर्स में डिवाइड कर दें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पानी को जब हम दर्जा हरारत की बुनियाद पे मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड करेंगे तो इसको हम कहेंगे दिस इज टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। ऑलराइट, इसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स तीन हिस्से बनाए जाते हैं। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज एपिलिम्नियन, दरमियान वाले हिस्से को हम कहते हैं थर्मोक्लाइन, और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है दैट इज हाइपोलिम्नियन। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन बुनियादी तौर पे हिस्से हमने बना लिए किसी भी लेक इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर, दर्जा हरारत की बुनियाद पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये क्यों डिवाइड किया जाता है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने मेंशन किया हुआ है एंड पे जाके, कि ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि दर्जा हरारत बढ़ता चला जाएगा तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन या वहां पे मौजूदगी कम से कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे गर्म पानियों वाले इलाके हैं वहां पे बायोडाइवर्सिटी पानी के अंदर कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो जो दर्जा हरारत कम होता चला जाए, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात कि वाटर रिजर्वायर्स के बॉटम पे बिल्कुल ही जो पेंदा, जो लोएस्ट पार्ट होता है उसका, वहां पे दर्जा हरारत बहुत ही लो होता है। तो वहां पे भी ये मसला है कि फिश वगैरह ज्यादा अच्छी तरह सर्वाइव नहीं करेंगी, बल्कि क्या होगा, डीकंपोजर्स की आबादी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद लाइट के एतबार से हम किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक फोटिक या यूफोटिक जोन और दूसरी एफोटिक जोन। अब फोटिक या यूफोटिक जोन का क्या मतलब है कि ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहां पे इतनी रोशनी जो है जज़ब कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स कि फोटोसिंथेसिस आराम से की जा सके। ऑलराइट, वो फिर कौन कौन सी जोन है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा हिस्सा में नजर आ रहा है एफोरिक जोन, उसके नाम से आपको अंदाजा हो रहा है
ये वो एरिया या वो पार्ट होगा जहां तक रोशनी की रसाई नहीं है। अगर लाइट वहां तक पहुंच नहीं पा रही तो इसका मतलब यह है कि वहां पे प्रोड्यूसर्स ग्रो नहीं करेंगे, बेशक वो फाइटोप्लैंक्टन्स ही क्यों ना हो। जब वहां पे प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्शन भी नहीं होगी, तो वहां पे कंज्यूमर्स या डीकंपोजर्स का राज होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक बेसिक डिवीजन कि हम किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सी जोन्स में डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम को। ऑलराइट, फिर इसके साथ जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, यानी कि जानदारों को कितनी इकसाम में डिवाइड किया जाता है, इसको अभी हम आगे देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद लाइफ जोन्स यानी जानदारों के एतबार से उस पानी को कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं हम। तो यहां पे स्टूडेंट्स जानदारों की वैरायटी जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूस्टन। इसका मतलब यह है कि वो जानदार जो उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे हवा और पानी का टकराव हो रहा है। एयर वाटर इंटरफेस का मतलब क्या है कि सरफेस पे मौजूद जितने भी जानदार हैं। ऑलराइट, इसके लिए एक कलेक्टिव टर्म यूज की जा रही है, दैट इज न्यूस्टन। फिर इसके बाद पेरीफाइटन। अगर आप लफ्ज के ऊपर ही गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि फाइटन फॉर द फाइट्स, इसका मतलब प्लांट्स हैं, और वो प्लांट्स हैं दैट हैव बीन एंकर्ड थ्रू देयर रूट्स, जिनकी जड़ें जमीन के अंदर गड़ी हुई हैं। इनके ऊपर जो जानदार मौजूद होंगे उनको हम कहेंगे पेरीफाइटन, जो कि अटैच्ड लाइफ गुजार हैं विद दीज प्रोड्यूसर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन आर द प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का मतलब क्या है? वो जानदार जो सरफेस पे या सरफेस से थोड़ा सा नीचे फ्लोट करते रहते हैं या ड्रिफ्ट करते रहते हैं, इस तरह के जानदारों को हम कहते हैं प्लैंक्टन्स। मोस्टली दे आर ड्रिफ्टिंग ऑन द सरफेस, इसीलिए हम इनको फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। देन आर द नेक्टन्स। नेक्टन्स स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात है, वो किस लिहाज से कि इसमें हमने जो लफ्ज लिखा है दैट इज पावरफुल स्विमर्स। अब इस स्विमर्स में क्रस्टेशियंस वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं और बड़ी मछलियां भी मौजूद हो सकती हैं। वो जानदार जो वाटर करंट्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करने की सलाहियत रखते हैं, एक्टिव स्विमर्स इनको हम कहते हैं, जो अपनी तवानाई खर्च करें और पानी के फ्लो के खिलाफ मूव करते चले जाएं, इनको हम कहते हैं दीज आर नेक्टन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद देन इज द लास्ट पार्ट बेंथोज। बेंथिक जोन की वजह से इनका नाम बेंथोज रखा गया है। इसका मतलब है कि यहां पे वो जानदार शामिल किए जाएंगे कि जो बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वॉयर में मौजूद हैं। अगर हम लेक इकोसिस्टम की बात करें तो बेंथिक जोन वो आखिरी हिस्सा है जहां पे मिट्टी और डीकंपोज मटेरियल और डीकंपोजर्स वगैरह ही मौजूद हो सकते हैं। तो वहां पे जो जानदार हैं उनको हम कहेंगे दीज आर बेंथोज। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, आपकी किताब के ऊपर जो मेन कंटेंट जिस पे फोकस किया गया है, 3 बड़ी जोन्स जिसमें डिवाइड किया जा रहा है किसी भी लेक को, इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। जो पहली जोन हमें नजर आ रही है दैट इज नोन एज लिटोरल जोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लिटोरल जोन सबसे ज्यादा डाइवर्स जोन हर एतबार से। वो क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी लेक को देखते हैं तो आमतौर पे लेक्स जो हैं वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर तो सरफेस के साथ नहीं जा रही होती हैं डेप्थ में, बल्कि क्या होता है कि वो हमेशा एक स्लोपी अपीयरेंस बना रही होती हैं। तो वो जो एक इंक्लाइंड या स्लोपी अपीयरेंस वाली जोन है, ये है पहली जोन किसी भी लेक इकोसिस्टम की, जिसको हम कह रहे हैं लिटोरल जोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लिटोरल जोन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे आपने गौर करना है और जिनको आपने याद रखना है? पहली चीज यहां पे लिखी गई है शैलो वाटर। इसका मतलब ये है चूंकि किनारे वाला एरिया है और स्लोपी है तो यहां पे पानी कम गहरा होगा। फिर इसी के एतबार से क्योंकि पानी कम गहरा है तो सबस्ट्रेटम तो ऊपर है, इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर्स जितने भी ग्रो कर रहे हैं उनको इतनी रोशनी आराम से अवेलेबल है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वो प्रोड्यूसर्स आपके मल्टीसेलुलर एल्गी वगैरह भी हो सकती हैं और आप लोगों के मल्टीसेलुलर प्लांट्स वगैरह भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। फिर इसमें स्टूडेंट्स एक अहम बात यह है कि पौधों की सबसे ज्यादा इकसाम, स्पेशली इंक्लूडिंग ऑल दोज वाटर लविंग प्लांट्स जो कि पानी के करीब रहना पसंद करते हैं, उन पौधों की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा नजर आएगी। और जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर फिर हमें सबमर्ज्ड या मर्ज्ड प्लांट्स वगैरह भी नजर आ सकते हैं, जो पानी के अंदर आधे डूबे हुए होते हैं और आधे सरफेस के ऊपर होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर लिली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट्स और एल्गी वगैरह इसके अंदर नजर आ सकती है। यहां पे स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको रिवाइज करवाता चलूं कि एल्गी ये पौधों से भी बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इर्द गिर्द जमीन के ऊपर, यानी बायोस्फीयर के अंदर प्लांट से हट के जब भी हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो चाहे वो फ्रेश वाटर है या मरीन वाटर इकोसिस्टम है, वहां पे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए या न्यूट्रिएंट साइकिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर ग्रीन एल्गी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद प्लांट्स की एक सिग्निफिकेंस यहां पे दी गई है
कि वो लहरें जो ऊपर से फ्लो करके आ रही थी उनके साथ न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो करके आ रहे थे। उन न्यूट्रिएंट्स को ये वाले पौधे जो किनारों पे मौजूद हैं ये रोक लेते हैं, जिसकी वजह से शोर इज ऑलवेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू द बॉटम पार्ट्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दो अल्फाज जो आपकी किताब में भी बोल्ड करके मेंशन किए गए हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। अब इनके नामों पे ही गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। प्लैंक्टन मैंने आपको बताया फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, तो जू फॉर एनिमल्स, इसका मतलब क्या है? फ्लोटिंग एनिमल्स, जो कि आप लोगों की सबसे पहली न्यूटन जोन के अंदर जिसको हमने शामिल किया था या उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में शामिल किया था कि जो इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर पे मौजूद हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स दैट आर एनिमल्स, उसके लिए हम ये टर्म यूज कर रहे हैं ज़ूप्लैंक्टन। और वो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके हामिल हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइट्स फॉर प्लांट्स और प्लैंक्टन्स दे आर फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, चूंकि प्रोड्यूसर ज्यादा हैं तो इसका मतलब यहाँ पे फूड चेन्स भी चलती चली जाएंगी। तो उन फूड चेन्स में क्रस्टेशियंस मौजूद हैं और उन्हीं आबी हशरात के लार्वे वगैरह मौजूद हो सकते हैं। स्नेल्स, फ्लैटवर्म्स और डिप्लोब्लास्टिक हाइड्रा भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। फिर इसके साथ जो वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं, उसमें कौन कौन से एनिमल्स को आप शामिल करेंगे स्टूडेंट्स? फ्रॉग, चूंकि ये एम्फीबियस लाइफ गुजार रहा होता है, पानी के अंदर इसने रिप्रोडक्शन करने के लिए जाना है और उसके बाद खुश्की पे भी आ जाना है, तो इस वजह से ये इस तरह के किनारे वाले एरियाज को प्रेफर करते हैं अपने हैबिटेट बनाने के लिए। फिर उसके बाद एक्वेटिक स्नेक्स, वो सांप जो पानी में रहते हैं, उनको हम कहेंगे दीज आर द एक्वेटिक स्नेक्स। एंड देन द टर्टल्स। ऑलराइट, देखने में बहुत ही मासूम मखलूक, लेकिन समटाइम्स ये भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो टर्टल्स दे आर आल्सो प्रेजेंट एट द लिटोरल मार्जिन्स, या वो वाला एरिया जो किसी भी लेक के किनारे पे मौजूद है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन आर द टू नेक्स्ट जोन्स। इसमें पहली जोन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लिम्नेटिक जोन। अब इसका मतलब आपने समझना किस तरह से है कि शुरू में हमने कहा कि साइज और डेप्थ को हम किसी भी लेक में याद रखते हैं। अब साइज और डेप्थ के एतबार से जो जो हम किनारे से दूर मूव करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ओपन वाटर में आते जा रहे हैं। तो वो वाला एरिया जो किनारे से दूर जा रहा है और ओपन वाटर है, उसको हम कहते हैं दिस इज द लिम्नेटिक जोन ऑफ दैट लेक। ऑलराइट, और इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे? पहली बात, ओपन वाटर है, अवे फ्रॉम शोर, वही बात जो भी मैंने आपको बताई है। देन इज एनफ लाइट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे एक बात याद रखने वाली है कि लिम्नेटिक जोन में हम उस जगह या उस पॉइंट को शामिल करते हैं कि जहां पे लिटोरल जोन की निस्बत 1% लाइट भी पेनिट्रेट करके पहुंच रही हो। ऑलराइट, अगर 100% लाइट जो है सरफेस पे मौजूद थी, तो वो ट्रेवल करती जा रही है डेप्थ में, और जहां तक उस रोशनी का 1% हिस्सा पहुंच पा रहा होगा, उसको भी हम लिम्नेटिक जोन में शामिल कर देंगे। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि अगर 1% लाइट भी पहुंच रही है, तो वहां पे ऐसे जानदार भी होंगे जो इतनी सी लाइट से भी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स में यहाँ पे मौजूद हैं साइनोबैक्टीरिया, द ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन रिसाइक्लर्स भी हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करने की सलाहियत इनके पास मौजूद है। प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियंस जो इन साइनोबैक्टीरिया वगैरह को खा लेते हैं, और फिर इन हशरात को फर्दर मछलियां खा जाती हैं। ऑलराइट, तो ये एक फूड चेन भी डेवलप हो गई है यहीं पे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, द लास्ट थिंग इज प्रोफंडल जोन। आपकी किताब के सीक्वेंस के एतबार से प्रोफंडल जोन, हम उस जोन को कह रहे हैं कि जो आमतौर पे पानी का आखिरी हिस्सा है। ऑलराइट, दैट इज प्रोफंडल जोन। इस प्रोफंडल जोन में इतनी लाइट नहीं पहुंच पा रही कि फोटोसिंथेसिस की जा सके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रोशनी ना होने के बराबर है, और मोस्टली डार्क एरियाज ही होते हैं। जो डार्क पार्ट है एट द डेप्थ ऑफ द लेक, इसको हम कहेंगे कि दिस इज प्रोफंडल जोन। अब इस प्रोफंडल जोन में चूंकि प्रोड्यूसर्स की आबादी कम हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी जानदारों के खाने पीने का इंतजाम भी करना है, तो किस तरह से इंतजाम किया जा रहा है? यहाँ पे जो डाइवर्सिटी मौजूद है वो जानदार हैं जो डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि या तो खुद डिकम्पोज करने की सलाहियत उनके पास मौजूद है, या फिर वो डेट्रिटिवोर्स हैं जो गलते सड़ते हुए या डेड बॉडीज वगैरह से अपनी खुराक हासिल करके अपने काम के न्यूट्रिएंट्स रख लेते हैं और बाकी चीजों को दोबारा उसी इकोसिस्टम के अंदर रिलीज कर देते हैं। इसमें हम किसको शामिल करेंगे? स्नेल्स, इंसेक्ट लार्वे, बैक्टीरिया और फंजाई, डिकम्पोजर्स और डेट्रिटिवोर्स को कलेक्टिवली एक ही जगह पे लिख दिया गया है। और फिर कुछ ऐसी मछलियां जिनको हम कहते हैं बॉटम ड्वेलर्स। ऑलराइट,
जैसे बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो अंधेरे में रहना पसंद करती हैं, तो वो यहाँ पे बॉटम पे नजर आएंगी और अपने दर्जा हरारत को होम्योस्टैटिक सिस्टम के थ्रू मेंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि दीज आर कोल्ड ब्लडेड मोस्टली। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और एडिशनल चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज बेंथिक जोन। वो जानदार जिनको हमने बेंथोज लाइफ कहा था, वही जानदार यहां पे हमें नजर आएंगे, एंड दे आर डीकंपोजर्स। मट्टी या रेत का वो बॉटम वाला एरिया जो कि लास्ट सेडिमेंट बना रहा है, आखिरी लेयर्स बना रहा है सॉइल वगैरह की, या यूं समझें कि पानी के नीचे जो अर्थ की सरफेस आपको नजर आएगी, इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज बेंथिक जोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये डिटेल्स सारी की सारी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने याद रखनी है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है आप लोगों के कंसेप्ट के लिए यहाँ पे ऐड की गई है, तो इसे जरूर इस्तेफादा हासिल कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में